लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अभी देखो इस वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो ये दो पार्टिकल का सिस्टम था 3 kg और 2 kg का, लेकिन इन पर बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था, ग्रेविटी का। ग्रेविटी इस पे एक्ट हो रही थी, तो एक्सटर्नल फोर्स था इस पर, सिस्टम पर। अब हम अगला एग्जांपल देख रहे हैं, उसमें सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा, तो उसमें कैसा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। मान लो एक वुडन प्लैंक है, वो एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। लेकिन इसके ऊपर वाली सरफेस पर फ्रिक्शन है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये वुडन प्लैंक 60 kg का है, इसका लेंथ है 10 मीटर। ये जो पर्सन है इसके ऊपर, इसका वेट, इसका मास है 40 kg। ये सरफेस स्मूथ है और ये सरफेस रफ है, ठीक है। अब ये पर्सन इस लेफ्ट हैंड से चलते चलते राइट हैंड पर आ जाता है। फाइनली इनिशियली यहाँ था, ये चलना स्टार्ट करता है और ये इसके राइट हैंड साइड में आ जाता है। तो हमें बताना है कि ये जो वुडन प्लैंक है इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। डिस्प्लेसमेंट ऑफ वुडन प्लैंक। तो पहले मैं आप लोगों को ट्राई करने के लिए कुछ टाइम दे रहा हूँ, ट्राई करें और फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन दूँ। ठीक है, ऑडियो और वीडियो क्लियर है क्या? इस क्वेश्चन में देखो, पर्सन जब आगे चलने की कोशिश करता है तो वुडन प्लैंक इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगाता है, और इनके बीच में ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये इंटरनल फोर्स है। वुडन प्लैंक पर्सन पे लगाएगा, पर्सन वुडन प्लैंक पे लगाएगा, लेकिन बाहर ग्रेविटी तो लग रही है, लेकिन ग्रेविटी और मोशन के डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम ग्रेविटी को हम नहीं मानेंगे कि सिस्टम पे काम कर पा रही है। तो अब इस सिस्टम पर जो इंटरनल फोर्सेस हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस है, वो जीरो है, सिर्फ इंटरनल फोर्सेस लग रहा है। तो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि अगर सिस्टम पर इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तो उसका सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस नहीं होता, ठीक है। ये आपस में, अगर मैं पर्सन और प्लैंक को एक सिस्टम देखूं तो ये आपस में डिस्प्लेस हो सकते हैं, लेकिन इनका सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस नहीं होगा, वो अपनी जगह पर बना रहेगा। क्यों? क्योंकि बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। और पिछले केस में जो पुली वाला था उसमें सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस हुआ, क्योंकि हमने निकाला था ना सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट 2 सेकंड में कितना हुआ, तो वहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था। तो सिस्टम पे जब एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस होता है, और अगर सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तो उसका सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस नहीं होता, और प्लस उसका लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व रहता है, ठीक है। इसी क्वेश्चन में अगर ये मानूं कि पर्सन की जो जो स्पीड है, वेलोसिटी है, इट इज़ 2 मीटर पर सेकेंड, तो फिर हमको प्लैंक की स्पीड भी पता करनी होगी कि जब ये पर्सन 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था उस वक्त प्लैंक की वेलोसिटी कितनी थी, ठीक है। तो हमको ये दो क्वेश्चन करने, तो हम इसको करते हैं। देखो, हमारे पास फॉर्मूला है सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर। अभी हम कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा मान लेते हैं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। हम इस फॉर्मूले को डिफ्रेंशिएट करें तो, या चेंज के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, इस फॉर्मूले को डेल x1 डेल x2, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, ये जो डिस्प्लेसमेंट आए ना, ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आने चाहिए, ठीक।
अभी देखो मान लो ये पर्सन चलता हुआ इस तरफ आ गया, तो पर्सन का ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, पर्सन राइट हैंड साइड में 10 मीटर डिस्प्लेस हुआ, लेकिन इट इज विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं है। ग्राउंड वाला तो क्या देखेगा, अगर ये प्लैंक रुका हुआ होता तब तो ग्राउंड वाले के लिए भी ये डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर होता, लेकिन ये प्लैंक भी पीछे खिसकेगा, तो ग्राउंड वाला के लिए यानी ग्राउंड के लिए ये जो पर्सन का डिस्प्लेसमेंट होगा वो 10 मीटर नहीं होगा, है ना। तो अभी हमको यहाँ पर मालूम है कि जो पर्सन का मैन का डिस्प्लेसमेंट हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक, इट इज़ 10 आई कैप, ठीक है। लेकिन तुमको पता है कि हमको एक फॉर्मूला रिलेटिव मोशन का पता है, क्या, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहाँ पर अगर हम देखें डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और हमको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा, ठीक है। तो ये हमको फाइंड आउट करना है। मैन का विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक दिया हुआ 10i और मैन का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस प्लैंक का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो तुम देखो प्लैंक का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू आएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा मैन का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ओ रुको तुमको निकालना है मैन का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू हो जाएगा XP प्लस 10i, ठीक है। अभी जो हमारे पास फॉर्मूला है ना, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू मैन का मास इनटू मैन का डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस प्लैंक का मास एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अपॉन मास ऑफ मैन प्लस मास ऑफ प्लैंक। अब देखो क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट होगा 0, मैन का है 40 और मैन का विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक अभी हमने देखा है प्लैंक का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस 10i प्लस प्लैंक का है 60 और हमें प्लैंक का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है XP अपॉन 40 प्लस 60, ठीक है। ये 100 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू 40 का XP में मल्टीप्लीकेशन 40 XP प्लस 400i प्लस 60 XP, तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 XP इक्वल टू माइनस 400i। तो प्लैंक का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा माइनस 4i, है ना। तो प्लैंक बैक हैंड लेफ्ट हैंड साइड में 4 मीटर से डिस्प्लेस होगा। तो यहाँ तक कोई डाउट आया तो बताएं, यहाँ तक क्लियर है बात? चेक करो नेटवर्क क्लियर है क्या? ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको? अब देखो इसका जो सेकंड पार्ट है, हमने बोला कि मैन ये जो डिस्प्लेसमेंट लेता है वो विद कांस्टेंट वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, तो प्लैंक कितनी स्पीड से गया होगा वो हम देखते हैं। हमें पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन और वेलोसिटी ऑफ अभी देखो इसमें हमको ये जो हमने ली ना 2 मीटर पर सेकंड, ये हम मान रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ना। अगर प्लैंक के रिस्पेक्ट में लेंगे तो फिर अलग कहानी हो जाएगी। तो चलो अभी हम इसको ले लेते हैं, चलो प्लैंक के रिस्पेक्ट में ये पर्सन ऐसे चलता है, प्लैंक के रिस्पेक्ट में ये 2 मीटर पर सेकंड से चला, तो
यहाँ पर तुमको वेलोसिटी लेनी होगी मैन की विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस प्लैंक का मास, वेलोसिटी ऑफ प्लैंक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अपॉन मास ऑफ मैन प्लस मास ऑफ प्लैंक। ठीक है, अभी सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस ही नहीं हुआ तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। फिर हमको पता है कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक निकलनी चाहिए, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लैंक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगी मैन की विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक 2IA प्लस प्लैंक की VP। तो मैन का मास 40 और मैन की विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है 2I प्लस VP प्लस 60 प्लैंक की विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अपॉन 40 प्लस 60। तो 100 लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो 0 हो जाएगा। 80I प्लस 40 VP प्लस 60 VP, तो 100 VP इक्वल टू माइनस 80I, तो VP इक्वल टू हो जाएगा माइनस 0.8I मीटर पर सेकेंड। तो प्लैंक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इतनी स्पीड से चलेगा। चेक करो, देखो कोई डाउट हो तो बताएं। ओके, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखें आप। मान लो एक हम लोग ले लेते हैं, एक बोट है, वो स्टिल वाटर में खड़ी है। ठीक है, एक पर्सन इसके लेफ्ट हैंड साइड में और एक है राइट हैंड साइड में। बोट का मास हम मान लेते हैं 50 kg। बोट की टोटल जो लेंथ है 10 मीटर। इस पर्सन का मास है 30 kg, इसको हम A नाम दे देते हैं, और B पर्सन का मास है 20 kg। और स्टिल वाटर है, हम इसको फ्रिक्शनलेस मान सकते हैं। ये बोट का मिडिल पॉइंट है, A पर्सन भी मिड पॉइंट की तरफ चलता है और B पर्सन भी मिड पॉइंट की तरफ चलता है। तो हमें बताना है जब ये ऐसे चलते हैं, जब ये दोनों बीच में पहुंच जाएंगे मिडिल पॉइंट पे, तब डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हुआ वो हमको बताना है। दूसरी बात, अगर ये पर्सन चलता है, चलो अच्छा फिर वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, यहाँ तक अपन करते हैं। ठीक है, फिर वो 1 मिनट का क्वेश्चन नहीं बचेगा। तो तुम्हें एक ही क्वेश्चन फाइंड आउट करना है कि बोट का डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक बार ट्राई करेंगे, मेथड वही है, कुछ नई चीज़ नहीं है, जो सिखाया बस उसी से सॉल्व होना है इसको। अच्छा, इस पर्सन का नाम भी मैंने B लिख दिया है, तो इस पर्सन को हम C लिख देते हैं कि B हम बोट के लिए यूज़ कर रहे हैं ना। इस पर्सन का नाम हम C रख देते हैं। तो आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, यहाँ देखते हैं। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू बोट इज इक्वल टू 5I, है ना। ये बोट के रिस्पेक्ट में राइट हैंड साइड की तरफ मूव हुआ। डिस्प्लेसमेंट ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू बोट इक्वल टू माइनस 5I, है ना, ये इस तरफ गया। लेकिन हमको पता है कि A का विथ रिस्पेक्ट टू बोट आना चाहिए A का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस बोट का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये हमारे पास है 5I इक्वल टू A का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस बोट का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इससे हमको मिलता है A का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो आएगा इट इज़ 5I प्लस बोट का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सिमिलरली C का विथ रिस्पेक्ट टू बोट है इक्वल टू C का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस बोट का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये है माइनस 5I इक्वल टू C का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस बोट का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो तुम्हें C का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मिलेगा डिस्प्लेसमेंट माइनस 5I प्लस बोट का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, फिर हमको पता है कि
इन पे कहीं से बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो इनका सेंटर ऑफ मास का जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो होना चाहिए। और बोट और ये बोट का डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी प्लस मास ऑफ सी। अब देखो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहे। ए का मास है 30 और उसका डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है 5y प्लस एक्स बी, और सी का मास है 20 और इसका है -5y प्लस एक्स बी। बोट का है 50 और इंटू एक्स बी अपॉन तीनों का मिला करके है 100 उधर गया तो जीरो, ये हो जाएगा 150i प्लस 30xb माइनस 100i माइनस 20 नहीं प्लस 20xb प्लस 50xb। तो देखें ये हो जाएगा 150 में से 100 गए तो 50i और 30 प्लस 20 प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 100xb। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 100xb इक्वल टू -50i। तो बोट का डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट हैंड साइड पे होगा ½ मीटर से। चेक करो, कोई डाउट हो तो बताएं। ओके, तो ये सेंटर ऑफ मास के हमने सभी कॉन्सेप्ट लगभग सीख लिए। ठीक है, तो हमने रोटेशनल काइनेमेटिक्स देख लिया, रिजिड बॉडी क्या है, सेंटर ऑफ मास, और अच्छा सेंटर ऑफ ग्रेविटी अभी हमको देखना बाकी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। ठीक है, देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। मान लो ये अर्थ, ठीक है, अर्थ की सरफेस पर ये हम अर्थ ले लेते हैं, एक मास अर्थ की सरफेस पर है स्मॉल m का, और एक मास सेम मास हमने ऊपर ले लिया इससे। अर्थ की रेडियस हम मान रहे हैं r, और ये दूसरा मास सरफेस से r डिस्टेंस पर ही है। ठीक है, तो अच्छा देखो g की वैल्यू है ना हाइट के साथ चेंज होती है, हम आगे चल के देखेंगे। g की वैल्यू हाइट के साथ इस फॉर्मूले के साथ बदलती है। ठीक है, तो हमें हमको सिर्फ ये दो मास का सिस्टम कंसीडर करना, अर्थ को कंसीडर मत करना। ये स्मॉल मासेस m जो हैं, दो पॉइंट मासेस, इसका सिस्टम हमको लेना है। हमको एक तो पता करना है कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या है, और दूसरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन वेक्टर हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तुम सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करके बताओ, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। पहले ट्राई कर लें। मास ऑफ बोट एंड डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन, सी क्यों लिया, एक मिनट, सी कहाँ लिया मैंने, अच्छा ये ठीक है, यहाँ गलत लिखा हुआ है, ये बोट ही आएगा। वो बोट ही है, वो लिखने में गलती कर दी मैंने।
यहाँ पर वो एक्स भी है ना बोर्ड का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अभी क्लियर है? वो मिस गलती से लिख लिया, उसको सी नहीं है, वो बी लेना है। अब इस क्वेश्चन में तुम सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर निकालो। आपने ट्राई कर लिया होगा, चेक करते हैं। देखो इस सिस्टम के लिए हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा ले लेते हैं, ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई, ठीक है। ओरिजिन के और m1 के कोऑर्डिनेट से 0,0 और इसके हो जाएगा 0,r, ठीक है। तो हमारे पास m1 हो गया m, x1 हो गया 0, y1 हो गया 0, m2 इक्वल टू m, x2 0, y2 0, ठीक है। तो r1 हमारे पास हो जाएगा 0, r2 हमारे पास हो जाएगा rj, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास का आना चाहिए m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हमारे पास m इंटू 0 वैक्टर प्लस m इंटू आर जे अपॉन 2m, m प्लस m। ये हो जाएगा तुम्हारे पास r/2j, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास ठीक बीच में आ जाएगा इसके, ठीक है। और उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,r/2। चेक करें, मैंने सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करके बता दिया सिस्टम का। अब आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना है इसका। इसमें कोई डाउट हो तो बताएं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का देखो फॉर्मूला क्या होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला होगा, सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहाँ पर सारा मास कंसंट्रेटेड होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है, सॉरी, मास की जगह वेट कंसंट्रेटेड होता है। तो वेट इंटू r1 प्लस वेट इंटू r2 अपॉन वेट ऑफ 1 प्लस वेट ऑफ 2। वेट होता है मास इंटू ग्रेविटी। ठीक है। अब देखो g1 का वैल्यू, देखो g1 g और g2 r हाइट पर g की वैल्यू है, तो वो निकालना होगा। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, जी आर अपॉन नीचे 2r का होल स्क्वायर, r से r कैंसिल हो जाएगा, तो g/4। तो g2 का वैल्यू है तुम्हारे पास g/4। अब ट्राई करो, देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का क्या आता है वैल्यू। देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम निकालते हैं, इक्वल टू m1 का वैल्यू है m, g1 का वैल्यू है g, r1 का वैल्यू है 0 प्लस m2 है m, g2 है g/4, r2 है हमारे पास rj अपॉन m1 इज m, g1 इज g प्लस m2 m, g2 इज g/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास mg/4 जे कैप अपॉन, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 5 mg/4। देखो 4 से 4 mg से mg डिवाइड हो जाएगा, तो ये बचेगा r/5 मीटर। देखो r/5 जो होगा वो थोड़ा नीचे पॉइंट आएगा यहाँ पे कहीं पे। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,r/5। तो ये है सेंटर ऑफ मास, ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देखो अगर
जी की वैल्यू चेंज नहीं होती तो ये r/2 ही हो जाता है ना। यहाँ पर हम g/4 की जगह g लिखते तो हमारे पास ये r/2 ही हो जाता। तो अगर ग्रेविटी चेंज नहीं हो रही ना तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों सेम लोकेशन होते हैं, लेकिन अगर जी चेंज हो रहा है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो सेंटर ऑफ मास के नीचे आएगा। फिर इस केस में कोई डाउट हो तो बताएं। क्लियर है यहाँ तक? अब हम नेक्स्ट देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना। हमने सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट सारी देख ली। हमारे पास अगला टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो जैसे ट्रांसलेटरी मोशन में जो रोल मास प्ले करता है, मास क्या प्ले करता है? मास इनर्शिया का मेजरमेंट है कि कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट में चेंज का कितना अपोज करेगा। इट इज मेजर्ड बाय इनर्शिया और इनर्शिया डिपेंड करता है मास पर। ठीक इसी तरह से कोई ऑब्जेक्ट अपनी रोटेशनल मोशन की स्टेट में चेंज का कितना अपोज कर रहा है, इट इज मेजर बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो वहां पर जो मास था वो सिर्फ m था, हमारे पास जो इनर्शिया था वो m से डिनोटेड था। यहाँ पर जो डिपेंड करता है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, मैं उसको सपोज एक स्फीयर है उसको रोटेट करना चाहता हूँ, तो अब तुमको जो अपोज करेगा ऑब्जेक्ट वो न सिर्फ उसके मास पर बल्कि इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ। ठीक है, तो वो हम आगे अब देख रहे हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन, इनर्शिया का डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली इनर्शिया मतलब मास का डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम कैपिटल आई से डिनोट कर रहे हैं। वैसे टेंसर क्वांटिटी होती है लेकिन हमारे कोर्स में सिर्फ इसको हम स्केलर, और हमारे कोर्स में टेंसर नहीं है तो हम वेक्टर और स्केलर ही है हमारे पास, तो ये स्केलर क्वांटिटी हमारे हिसाब से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो है क्या। जैसे मान लो मेरे पास ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब एक्स जेड प्लेन में कोई एम मास है, वो ओरिजिन से आर डिस्टेंस पर है। तो वाई एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मुझे निकालना हो, मतलब मैं चाहता हूँ कि ये वाई एक्सिस के अबाउट एक्स जेड प्लेन में रोटेट करे, तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वाई एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर। तो बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इट इज प्रोडक्ट, चलो वो लिखने की जरूरत नहीं, देखो सामने पूरा लिखा हुआ है ना, एम आर स्क्वायर। इट इज स्केलर क्वांटिटी इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा, मास का होता है केजी और आर स्क्वायर का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इट डिपेंड्स ऑन, देखो नंबर वन मास पे डिपेंड करता है, नंबर टू डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, और नंबर थ्री डिपेंड करता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखो मास पे कैसे डिपेंड करता है, मान लो मेरे पास दो स्फीयर हैं, दोनों का रेडियस आइडेंटिकल है आर आर। ठीक है, लेकिन इसका मास है m और इसका मास है 2m। ऑब्वियसली मुझे इस 2m मास को घुमाना आसान नहीं होगा, तो जब मेरे को स्टार्टिंग में जो इसको देना पड़ेगा टॉर्क, तो मुझको ज़्यादा एफर्ट लगाने होंगे। तो इस तरह से तो ये मास पे डिपेंड करता है। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे कैसे डिपेंड करता है, जैसे बताता हूँ मैं तुम्हें। मान लो तुम एक रिंग लो
और एक डिस्क लो, दोनों का रेडियस और मास सेम है, इसकी भी रेडियस आर और मास एम, इसकी भी रेडियस आर और मास एम। अब मैं इनको इनकी एक्सिस से पास होने, इसके सेंटर से पास होने वाली और प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट घुमाना चाहता हूँ। तो मेरे को रिंग को घुमाना मुश्किल होगा, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा बजाय कि सेम मास और सेम रेडियस की डिस्क से। क्यों? क्योंकि इसमें देखो, इसमें सारा मास इसके सरकमफेरेंस पर है, तो मास जितना एक्सिस से दूर होगा उतना ही चीज़ों को घुमाना मुश्किल होगा। इसमें मास फैला हुआ है तो इसको कंपैरेटिवली घुमाना थोड़ा आसान है। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन पे देखो कैसे डिपेंड करता है। मान लो एक रिंग है, अब रिंग को अगर इसके सेंटर से पास होने वाली और प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट घुमाना हो, तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। लेकिन अगर इसी रिंग को इसके डायमीटर के अबाउट घुमाना हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आधा हो जाता है। मतलब अब देखो, क्यों? क्योंकि तुमने एक्सिस बदल दी ना, तो उससे बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन बदल गया। अब पहले तो मास सारा दूर था, अब कुछ मास एक्सिस के पास में भी आ गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया। तो इस तरह से तुम्हारी चॉइस ऑफ रूट एक्सिस पर भी डिपेंड करता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहले देखो, यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक क्लियर है के बाद? अब सुने, अब जैसे, अब ये तो हमने एक पार्टिकल के लिए बात कर ली। अगर हम रिजिड बॉडी के लिए बात करें तो ये जो फॉर्मूला था, दिस इज फॉर्मूला फॉर पॉइंट मास। अगर एक ही पॉइंट मास हो तो अब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे निकालना। लेकिन अगर रिजिड बॉडी हो तो, रिजिड बॉडी मतलब बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ एक सिस्टम। अब वो भी दो तरह की होती है भाई, डिस्क्रीट मास सिस्टम होगा या कंटिन्यूस मास सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन होगा। डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन और एक कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट में जैसे मान लो एक रिजिड बॉडी है, या मैं उसको ऐसा मानता हूँ, मान लो तुम्हारे पास एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, जैसे अर्थ और मून मान लो तुम, दो अलग अलग पार्टिकल हो गए ना। जैसे मान लो एक पार्टिकल यहाँ है, इसका मास m1r1, एक और पार्टिकल इससे कनेक्टेड है, इसका पोजीशन वेक्टर मान लो एक्सिस से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस r2 और मास m2, ऐसे करके nth पार्टिकल mn और इसका rn, और ये आपस में एक फोर्स से कनेक्टेड है। तब इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो m1r1² अप टू mn rn² ऐसे करके निकाल लेते हैं, या समेशन ऑफ mi/ri², आई की वैल्यू 1 से लेकर के n तक। तो इस तरह से डिस्क्रीट मास सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम ऐसे निकालते हैं। कंटिन्यूस में क्या होगा कि चीज़ें बहुत क्लोजली पैक्ड होंगी। तो मान लो जैसे एक सेमी सर्कुलर रिंग है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालना है। तो अब देखो, मास इसके बहुत सारे हो गए, बहुत क्लोजली पैक्ड हैं, तो हमें हर एक मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हर एक मास का पोजीशन वेक्टर नहीं निकाल सकते। जैसे यहाँ पर एक छोटा सा टुकड़ा ले लो dm मास का, जिसकी डिस्टेंस r हो, तो इस छोटे से पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा dm_r²। अब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हमको ऐसे सारे छोटे छोटे मासेस को ऐड कर देना होगा। तब कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालते हैं समेशन dm_r² से। हम इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, अगर n की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाए तब हम समेशन के साइन को इंटीग्रेशन के साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये इस तरह से मान सकते हो। तो तुम्हें दो चीज़ें याद रखनी है, डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे निकालेंगे, हर एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर उसको ऐड कर देंगे।
और कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन में हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो पूछें, फिर हम इसका कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। यहाँ तक क्लियर है बात? अब जैसे तुम क्या करो, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास, मान लो ये z x और ये y एक्सिस है, ठीक। अभी क्या करो, तुम्हारे पास मान लो 2 पॉइंट मासेस हैं, एक ये ले लो और एक यहाँ ले लो। ये मान लो 3 kg, ये मान लो 2 kg। ये दोनों मास एक रॉड से कनेक्टेड है और रॉड मासलेस है ना, रॉड का कोई मास नहीं है, बहुत हल्की लाइट, ठीक है। और ये सिस्टम तुम्हारे पास ऐसे बना हुआ है, ठीक। और ये इसका चलो इसको ऐसे मान लेते, इसकी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक मान लो 10 सेंटीमीटर और ये लेंथ है मान लो 20 सेंटीमीटर। तो नंबर 1, मुझे इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वाई एक्सिस के अबाउट। नंबर 2, एक्स एक्सिस के अबाउट। नंबर 3, जेड एक्सिस के अबाउट। ओके, तो ये मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। अब जैसे मैं वाई एक्सिस के अबाउट निकालना चाहूँ तो मुझे करना चाहिए m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर। तो m1 मेरे पास है 3 kg, r1 मतलब एक्सिस से उस मास की परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10 है। तो अब 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड किया, प्लस ये 2 kg है, 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड किया। तो ये मेरे पास हो जाएगा 3/100 प्लस 2 इंटू 4/100, मतलब 11/100, मतलब 0.11 kg मीटर स्क्वायर इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। आप लोग सेकंड वाला ट्राई करेंगे, इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछेंगे, कोई डाउट है तो बताएंगे, और अगर डाउट नहीं तो सेकंड ट्राई करो। एक्स के अबाउट फाइंड आउट कर लिया होगा, चेक करते हैं। देखो, इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, तो m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर। देखो m1 मतलब 3, इस 3 की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, अरे ये तो खुद ही एक्स एक्सिस पर है तो इसका डिस्टेंस 0, ऐसे 2 भी एक्स एक्सिस पर ही है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 0 kg मीटर स्क्वायर। जेड के अबाउट निकाल करके बताओ। ट्राई कर लिया होगा आपने, चेक करेंगे। देखो m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर। m1 है अपने पास 3, इसकी जेड एक्सिस से डिस्टेंस प्लस 2, 2 की जेड एक्सिस से डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, तो ये सेम ही आ जाएगा 0.11 kg मीटर स्क्वायर। ये आंसर होगा। कोई डाउट हो तो बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मान लो हमारे पास 3 पार्टिकल्स हैं, पॉइंट मासेस हैं, तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रखे हुए हैं। 1 kg, 2 kg, 3 kg। और अभी मैं इसको थोड़ा इजी करने के लिए एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेता हूँ। ये होगी वाई एक्सिस,
और ये हो गई एक्स एक्सिस। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट में मान लेता हूँ 1 मीटर कॉमा 0, इसके -1 मीटर कॉमा 0, और इसका अब इक्विलेटरल ट्रायंगल तो नहीं बन पाएगा ये, तो फिर अपन एक काम करते हैं, ये 2 हो गई और ये 1 हो गई, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी, चलो अपन इसको भी ले लेते हैं 0,2 मीटर पर। ठीक है, और z एक्सिस हमारी पास हो रही है यहाँ से, ये z एक्सिस है। तो नंबर 1 आपने फाइंड आउट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम अबाउट x एक्सिस, अबाउट y एक्सिस, अबाउट z एक्सिस। ट्राई करें, पहले फर्स्ट x एक्सिस के अबाउट निकालें। तो आपने x एक्सिस के अबाउट ट्राई कर लिया होगा, चेक करते हैं। देखो ठीक है, तो अभी हम इसमें से इसको मान लेते हैं, मान लो m1, इसको सपोज कर लेते हैं हम m2, और इसको सपोज कर लेते हैं m3। तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर। m1 मतलब 3 की x एक्सिस से डिस्टेंस 0 क्योंकि ये उसी पर रखा हुआ है, प्लस 1 इसकी x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2, और प्लस 2 kg की परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0। ये तो हो गया 0 प्लस 4 प्लस 0 मतलब 4 kg मीटर स्क्वायर। तो x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 kg मीटर स्क्वायर। तुम्हारा आंसर राइट या रॉन्ग वो बताओ, और कोई प्रॉब्लम है तो बताएंगे, पूछेंगे। आई वाई फाइंड आउट करें। ओके, करेक्शन कर लेना जो भी गलती हुई है। वाई एक्सिस का अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, हमने ट्राई कर लिया होगा, चेक करें। देखो m1 मतलब 3, इसकी वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 1 का स्क्वायर, प्लस 1 ये खुद वाई एक्सिस पर है तो मोमेंट इसका डिस्टेंस 0, फिर 2 इसकी वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 है, तो हमारे पास हो जाएगा 3 प्लस 0 प्लस 2 मतलब 5 kg मीटर स्क्वायर। अब आई जेड फाइंड आउट करें आप एक बार, ये राइट है या रॉन्ग बताएं, सेकंड वाला आपका वाई एक्सिस के अबाउट सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, आपने ट्राई कर लिया होगा, चेक करते हैं। देखो 3 kg जेड एक्सिस से है 1 मीटर की डिस्टेंस पर, 1 kg जेड एक्सिस से है 2 की डिस्टेंस पर, और 2 kg है 1 की डिस्टेंस पर। तो हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 2 9 kg मीटर स्क्वायर। देखो इन तीनों में से किस एक्सिस के अबाउट इस सिस्टम को रोटेट करना मुश्किल है सबसे ज़्यादा, बताएं किस सिस्टम के अबाउट, किस एक्सिस के अबाउट इस सिस्टम को की स्टेट चेंज करना या रोटेट करना मुश्किल है सबसे। जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज़्यादा होता है उस एक्सिस के अबाउट इसको सिस्टम को रोटेट करना सबसे मुश्किल होता है। तो सबसे आसान है इसको एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करना, और सबसे मुश्किल है जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट करना। ठीक है,
हम नेक्स्ट ये हो गया। हम नेक्स्ट एक टर्म पढ़ेंगे, रेडियस ऑफ जायरेशन। देखो, मान लो तुम्हारे पास एक रिजिड बॉडी है, उसको तुम इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करना चाहते हो, और ये n पार्टिकल से मिलके बनी हुई है। m1 की एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r1, m2 की एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r2, और nth पार्टिकल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है rn। तो हम इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, m1 r1 स्क्वायर और mn rn स्क्वायर। ठीक है। एक दूसरा सिनेरियो देखो, मान लो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। सेंटर ऑफ मास वो लोकेशन होती है ना हम जहाँ पर इसका सारा मास कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम मान लेते हैं कैपिटल के। एक्सिस ऑफ रोटेशन से सेंटर ऑफ मास की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है के को ही हम रेडियस ऑफ जायरेशन भी बोलते हैं। अब अगर सिंगल पॉइंट मास होता तो मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालता, एम के स्क्वायर से। देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट इस ऑब्जेक्ट का तो एक सिंगल क्वांटिटी है ना, तो इसका मतलब इक्वेशन 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड सही है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो हम दोनों को कंपेयर कर देते हैं। फिर k इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ठीक है। अब अगर मैं इसको डिफाइन करने के लिए मैं मान रहा हूं कि मान लो ये सिस्टम के सभी पार्टिकल का मास सेम होता, जिसको हम m मान लेते हैं, तो इस टर्म को मैं लिख सकता था, तो मैं इस टर्म को लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ m कॉमन निकाल लूंगा, तो रेडियस ऑफ जायरेशन हो जाएगा हम इसको बोलेंगे इट इज रूट मीन स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखो, तुम ध्यान से देखो, ये R1 और Rn क्या चीज़ें हैं, ये उन पार्टिकल की एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उनके स्क्वायर के मीन का स्क्वायर रूट है ना। तो रेडियस ऑफ जायरेशन बेसिकली क्या है, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं रिजिड बॉडी, उनके स्क्वायर के मीन का स्क्वायर रूट है ना। ये बेसिकली समझाता है कि तुम दो, या तो तुम n पार्टिकल से बना हुआ रिजिड बॉडी कंसीडर करो या एक सिंगल पॉइंट से कंसीडर करो। अगर तुमने सिंगल पॉइंट से कंसीडर किया तो उसके सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस है वही रेडियस ऑफ जायरेशन है। मैं तुम्हें इस पर एक बेस क्वेश्चन बताता हूँ। मान लो यही केस ले लो, इसमें तुम रेडियस ऑफ जायरेशन फाइंड आउट करो किस एक्सिस के अबाउट, z एक्सिस के अबाउट।
ठीक है, आपने ट्राई कर लिया होगा, चेक करेंगे। तो यही कर लेते हैं। तो देखो ये क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ओके, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ m1 इज 3, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर प्लस, या डायरेक्ट मैं 9 भी लिख सकता हूँ, लेकिन चलो तुम्हें एक स्टेप बता रहा हूँ। 1 इंटू 2 स्क्वायर, जेड एक्सिस से 1 kg की डिस्टेंस 2 है, प्लस 2 की डिस्टेंस 1 है, अपॉन तीनों मास मिलके हो जाते हैं 336। ऊपर वाले को सॉल्व करोगे तो 9/6, तो रेडियस ऑफ जायरेशन हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 मीटर, है ना। या ऐसा भी बोल सकते हो कि इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है ना, वो उसकी जेड एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो रूट, अब देखो यहाँ कहीं पे होगा इसका सेंटर ऑफ मास, तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये के √3/2, ये इसके सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस है जेड एक्सिस से। दिस इज सेंटर ऑफ मास, है ना। तुम्हें अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ हो किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल का, तो तुम उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर सकते हो इस वाले मेथड से। यहाँ तक क्लियर है बात। यानी अगर एक सिंगल पार्टिकल होता तो वो 6 kg का यहाँ पर होता, कितनी डिस्टेंस पर, जेड एक्सिस से √3/2 डिस्टेंस पर होता। ये पोजीशन वेक्टर तो नहीं है, लेकिन डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से सेंटर ऑफ मास की। अब देखो दो थ्योरम और देखो। नंबर 1, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। देखो इट इज एप्लीकेबल ओनली 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, 3 डायमेंशनल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो मैं पहले एक और तुम्हें एक कंडीशन बताता हूँ कि कब हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मान लो एक डिस्क है, दो एक्सिस तो इसके प्लेन में जा रही है, और एक मिनट, तो पहले हम एक्सिस बना लेते हैं। ये 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस का सिस्टम है। एक डिस्क मान लो ऐसे रखी हुई है एक्जेक्ट प्लेन में, ये डिस्क है कोई, ठीक है। तो देखो दो एक्सिस तो इसी डिस्क के प्लेन से पास हो रही हैं, एक्स और जेड, और इसके सेंटर से भी पास हो रही है। एक एक्सिस जो है इसके सेंटर से पास हो रही है, लेकिन प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो ये थ्योरम क्या बोलती है कि मान लो आई एक्स इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है डिस्क का अबाउट एक्स एक्सिस, आई जेड इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट जेड एक्सिस, एंड आई वाई इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट वाई एक्सिस। तो ये थ्योरम के अकॉर्डिंग वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसको हम समझ लेते हैं, ये बात सही कैसे है। देखो तुम क्या मानो, एक छोटा सा मास कंसीडर करो dm, इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स ले लो तुम x, z, है ना, ये x हो गया और ये z हो गया, x, z। y तो y कोऑर्डिनेट तो इसका 0 है, क्योंकि अगर ये इसी प्लेन में है तो
तो एक्स 0 और जेड, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं, इस पॉइंट का डीएम मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस निकालूं, तो मास इनटू इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है, तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी जेड, है ना। ये डिस्टेंस होती है एक्स और ये डिस्टेंस होती है जेड, तो इसकी एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जेड, तो मैं इसको लिखूंगा जेड इस, ठीक है। ऐसे ही अगर मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस निकालना है, तो मैं लिखूंगा डी एम एक्स स्क्वायर। अब देखो, एक्चुअली मैं इसको तुम्हारे टॉप व्यू दिखाता हूं, तो टॉप व्यू इसका ऐसा है, यहाँ है एक्स एक्सिस और यहाँ है जेड एक्सिस और वाई एक्सिस हमारे ऊपर से निकल रही है। यहाँ पर वो डीएम मास जिसकी जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा 0 कॉमा जेड, ठीक है। ये डिस्टेंस है इसकी जेड, ये डिस्टेंस है इसकी एक्स, तो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी जेड और जेड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्स, और वाई तो यहाँ से पास हो रही है, तो वाई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगी आर, और पाइथागोरस थ्योरम से आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा। तो इस स्मॉल मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस हो जाएगा हमारे पास डी एम आर स्क्वायर, ठीक है। अभी हमको पता है कि आर स्क्वायर इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दोनों साइड में हम डी एम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डी एम आर स्क्वायर इक्वल टू डी एम एक्स स्क्वायर प्लस डी एम जेड स्क्वायर। दोनों साइड को अगर हम इंटीग्रेट कर दें, है ना, अगर जैसे इसका इंटीग्रेशन करें, तो हमें आई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का, और इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वाई एक्सिस के अबाउट, तो ये हमको मिल जाएगा आई वाई इक्वल टू आई जेड प्लस आई एक्स। तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, एंड प्रूव्ड। लेकिन इट इज़ एप्लीकेबल फॉर 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, है ना, डिस्क को 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट मान सकते हो तुम, है ना, थिन डिस्क है, तो इसको हम खाली एक्स और जेड में ही फैला हुआ मान सकते हैं। तो पहले तो देखो, यहाँ पर कोई डाउट हो तो पूछें, फिर इसका हम अप्लीकेशन देखेंगे आगे चलकर। किसको एक्सप्लेन करना है, ये क्या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को एक्सप्लेन करना है क्या? ठीक है, एक बार ध्यान से समझे तो, मान लो ये हमारे पास वो डिस्क थी, ठीक है, ये है जेड एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस इससे परपेंडिकुलर हमारे तरफ निकल रहा है, ठीक है। इस डिस्क पे एक छोटा सा मास कंसीडर करो डीएम, इस मास की कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा जेड, ठीक है। तो यानी ये डिस्टेंस हो जाएगी एक्स और ये डिस्टेंस हो जाएगी जेड, ये डिस्टेंस है जेड, ठीक है। अब अगर इस मास का डीएम मास का एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो मास इनटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना, डीएम की एक्स से डिस्टेंस है जेड, तो डीएम जेड स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही अगर जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस स्मॉल मास का, तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी एक्स, मैं लिखूंगा डी एम एक्स स्क्वायर। अब अगर तुम्हें इस डिस्क का पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एक्स एक्सिस, तो ऐसे, क्योंकि ये डिस्क बहुत सारे पॉइंट मासेस से मिलकर बनी है डीएम, तो ऐसे सारे डीएम मासेस को, यानी इन सभी मासेस का एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ दो तुम, तो तुम्हें पूरा एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर तुम्हें जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो सारे छोटे छोटे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम जोड़ देंगे, तो हम ऐसे निकाल पाएंगे। अब इसकी वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी, और पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, तो अभी हमें इसमें एक और चीज़ लिख लेते हैं,
कि वाई एक्सिस के अबाउट इस डी एम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी एम आर स्क्वायर, ठीक है। और अगर तुम वाई एक्सिस के अबाउट इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हो तो ऐसे सभी मासेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम ऐड कर देंगे, डी एम आर स्क्वायर। अब ध्यान से सुनो, ये है आर, तो आर अगर तुम पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो इस राइट ट्रायंगल में, तो आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब दोनों साइड में हम डीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास डी आई वाई, ये हो जाएगा डी आई जेड, ये हो जाएगा डी आई एक्स। फिर अगर मैं इन सबको इंटीग्रेट कर दूं तो आई वाई इक्वल टू आई जेड प्लस आई एक्स। तो तुम्हें क्या ध्यान रखना है, ये डिस्क है, दो एक्सिस इसके प्लेन से पास हो रही है और इसके सेंटर से पास हो रही है, तो सेंटर ऑफ मास से पास होना जरूरी है तीनों एक्सिस का। उनमें से जो दो इसके प्लेन में होंगी उन दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम जो प्लेन के परपेंडिकुलर है उसके इक्वल हो जाएगा। चेक करो कोई डाउट है क्या, या समझ में आ गया, क्लियर है क्या? अब नेक्स्ट देखो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इट इज एप्लीकेबल फॉर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, 3 डायमेंशन तक के लिए इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। देखो ये क्या बोलती है, मान लो तुम्हारे पास कोई रिजिड बॉडी है, ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, एक एक्सिस जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही वो ये रही, इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ICM। एक एक्सिस और है AB, वो इस एक्सिस ICM से पैरेलल है और इससे d डिस्टेंस पर है, और इस ऑब्जेक्ट का टोटल मास हम m मान लेते हैं। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोलती है AB एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस ऑफ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस md स्क्वायर के बराबर होता है ना, हमको ये ध्यान रखना है। अब देखो ये आएगा कैसे वो समझ लेते हैं। तुम इस रिजिड बॉडी का एक मास कंसीडर करो, एक माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट मास का, dm, ठीक है। इसकी सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस हम मान लेते हैं ri, तो AB से हो जाएगी ri प्लस डी, है ना, AB से डिस्टेंस हो जाएगी ri प्लस डी, ठीक है। तो इस छोटे से माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया DICM इक्वल टू DM RI स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब तुम्हें अगर टोटल ICM निकालना है तो ऐसे सारे छोटे छोटे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम जोड़ देंगे, या DM RI स्क्वायर, ठीक है, ऐसे करेंगे। अब इसका AB एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया DM मास का, वो हो जाएगा मास इंटू RI प्लस डी का होल स्क्वायर। तो हम इसको एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं। DM A प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB ऐसे खुलेगा। ये हो गया हमारे पास IAB DM RI स्क्वायर प्लस DM डी स्क्वायर प्लस 2DM RID, ठीक है। अब दोनों साइड का अगर मैं इंटीग्रेशन लगा दूं तो ये तो हो जाएगा IAB, और ये हो जाएगा देखो यहाँ वाले इक्वेशन से ICM प्लस D तो कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल लो, DM का इंटीग्रेशन हो जाएगा M, और ये जो होता है ना DMI, इसमें से देखो 2D तो बाहर निकल जाएगा,
लेकिन ये जो बचेगा ना DMRI, ये टर्म जीरो है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट पार्टिकल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना वो जीरो होता है। ये बाद में समझाएंगे, लेकिन अभी ये ध्यान रख लो। तो IAB इक्वल टू हो जाएगा ICM प्लस MD²। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है ना। तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि एक एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है उसके अबाउट मोमेंट इनर्शिया ICM है। तो इस एक्सिस के पैरेलल कोई दूसरी एक्सिस होगी d डिस्टेंस पर, तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ICM प्लस MD²। देखो कोई डाउट है क्या? अब देखो हम फाइंड आउट कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। ठीक है, अब मान लो एक रिंग है तुम्हारे पास, ये। अब मैं 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस निकाल रहा हूं। ये है मेरे पास y, ये है मेरे पास x, और ये है मेरे पास z। हमने इस तरह से रखा हुआ है कि रिंग का सेंटर जो है इस इन कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पर आ जाए। ठीक है, और हम सपोज कर रहे हैं कि इस रिंग की रेडियस r और रिंग का मास m है। तो अगर मुझे इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट y एक्सिस, ठीक है, देखो तुम अगर देखो x एक्सिस और y एक्सिस तो इसके डायमीटर हो गए, है ना। y एक्सिस, अभी हम पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं अबाउट एन एक्सिस which is perpendicular to plane of ring and passing through its center। ठीक है, अगर तुम इसका टॉप व्यू देखो तो तुम्हें ऐसा दिखेगा, ये x एक्सिस जा रही होगी और ये z एक्सिस जा रही होगी। ठीक है, और y एक्सिस यहाँ से पास हो रही। हम क्या करते हैं, एक छोटा सा माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट लेते हैं DM, इसकी जो y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी r, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस हो जाएगा DMR²। ठीक है, तुम्हें टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो ऐसे सारे छोटे छोटे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करना होगा। इसमें से R² कांस्टेंट आ जाएगा, तो बाहर DM, सारे छोटे छोटे मास को जोड़ोगे तो टोटल मास हो जाएगा, तो MR²। ठीक है, तो y एक्सिस के अबाउट इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा MR²। ठीक, अब अगर तुम्हें रेडियस ऑफ जायरेशन फाइंड आउट करनी हो इस फर्स्ट केस में, तो देखो तुम क्या करो, m² के कंपैरिजन में इसको रख दो MR², तो तुम्हें रेडियस ऑफ जायरेशन मिल जाएगी r। तो ये हो गया फर्स्ट केस, यानी y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का होता है MR²। अब हम IZ और IX के अबाउट, दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा, तो अबाउट डायामीटर, तो मतलब IX के अबाउट निकालो या IZ के अबाउट निकालो, और तो ये डायमीटर के अबाउट है। अब तुम देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के लिए बिल्कुल सेट कंडीशन है। उसमें 3 एक्सिस हैं, उसमें से 2 प्लेन के अबाउट प्लेन में है रिंग के, और एक प्लेन के परपेंडिकुलर है, और तीनों इसके सेंटर ऑफ मास से जा रही हैं, है ना। तीनों का इंटरसेक्शन करना है सेंटर ऑफ मास पर जरूरी है। तो हम अगर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएं तो हम लिखेंगे IY, एक मिनट इसको सेपरेट कर देता हूँ मैं, ठीक है, IY इक्वल टू IX प्लस IZ। ठीक है, IY है हमारे पास MR², ये दोनों डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया थे,
तो 2ID इक्वल टू mr², तो डायमीटर के अबाउट हो जाएगा हाफ mr²। और तुम्हें यहाँ पर रेडियस ऑफ जायरेशन अगर पता करनी हो तो mk² इक्वल टू हाफ mr² कर देना। दोनों में से कट जाएगा, दोनों साइड का स्क्वायर रूट करोगे तो r/√2। इस केस में रेडियस ऑफ जायरेशन r/√2 आ जाएगी। तो देखो यहाँ तक कोई डाउट है क्या? यहाँ तक क्लियर है? हमने जैसे ये रिंग हो, तो ये रिंग का प्लेन हो गया, तो एक एक्सिस x और एक y z और ये होगी y। तो हमने रिंग को अगर ऐसे घुमाना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है mr², और रिंग को अगर डायमीटर के अबाउट रोटेट करना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है हाफ mr²। ठीक है, चेक करो कोई डाउट यहाँ तक। अब हम रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं अबाउट अ टेंजेंट इन द प्लेन। एक टेंजेंट है रिंग के प्लेन में ही। तो अभी देखो समझो, ये वो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई, IZ, IY और IX। ये तुम्हारे पास रिंग थी। रिंग का प्लेन मतलब एग्जैक्ट प्लेन है, तो एक टेंजेंट इन्हीं के प्लेन से पास हो रहा है। तो टेंजेंट क्या होता है? रिंग को एक पॉइंट से टच करती हुई स्ट्रेट लाइन। तो ये मान लेते हैं वो टेंजेंट है। ठीक है, टेंजेंट को हम अभी AB नाम दे देते हैं। अब देखो इसमें ना वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। ये AB जो है इट इज पैरेलल टू IX, और IX क्या है? सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना IB। तो इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। M, अब D की जगह क्या है? इस टेंजेंट और सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी? R, तो mr²। और X जो डायमीटर है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था? हाफ mr² प्लस mr²। तो अभी यहाँ पर हो जाएगा 3/2 mr²। तो ये टेंजेंट के अबाउट इतना हो गया। और रेडियस ऑफ जायरेशन अगर इस केस में निकालनी है तो इस केस में रेडियस ऑफ जायरेशन हो जाएगी r√3/2। ठीक है, तो ये तो हमने निकाला एक टेंजेंट जो उसके प्लेन में था उसके अबाउट। अब हम निकाल रहे हैं अबाउट अ टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग। अब हमने लेना एक टेंजेंट जो रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो ये हो गई Z एक्सिस, ये हो गई Y एक्सिस, ये हो गया X एक्सिस। तो ये है तुम्हारे पास रिंग। अब एक टेंजेंट लेना है जो प्लेन के परपेंडिकुलर हो। तो परपेंडिकुलर प्लेन के परपेंडिकुलर मतलब Y एक्सिस के पैरेलल हो गया। तो ये ले लो CD। अब तुम यहाँ पे देखो फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि CD एक सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली, रिंग का सेंटर उसका सेंटर ही होता है, उसके अबाउट उसके पैरेलल है, और उससे कितनी डिस्टेंस पर है? R पर। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ICD इक्वल टू IY प्लस mr²। IY था हमारे पास mr² प्लस mr², ये हो जाएगा 2mr² ICD। ठीक है, और यहाँ पर अगर मोमेंट रेडियस ऑफ जायरेशन तुम्हें कैलकुलेट करनी है तो इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को mk² से कंपेयर कर दो, तो k इक्वल टू हो जाएगा r√2। ठीक है, अब मैं तुम्हें ब्रीफ कर देता हूँ सारी चीज़ों को। देखो ये वो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई x y z। यहाँ पर तुम्हारे पास रिंग था, ठीक है, m मास का और r रेडियस का। इसका y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इट इज इक्वल टू mr²। इसका x एक्सिस या y एक्सिस के अबाउट
या डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हाफ mr², जो कि ये डायमीटर ले लो या ये डायमीटर ले लो। फिर इनका एक टेंजेंट जो कि डिस्क के प्लेन में है ए बी, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो था इट इज़ 3/2 mr²। फिर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट विच इज़ परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग, जैसे वो जो सी डी था हमारे पास, तो आई सी डी था हमारे पास 2 mr²। इसमें से तुम देखो आई सी डी सबसे बड़ा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसके अबाउट, और उसके बाद जो आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हारे पास टेंजेंट ए बी के अबाउट, और फिर उससे छोटा होता है वाई के अबाउट, और सबसे छोटा होता है डायमीटर के अबाउट। तो इस रिंग को डायमीटर के अबाउट रोटेट करना सबसे आसान है, और सी डी के अबाउट अ टेंजेंट विच इज़ परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग, उसके अबाउट रोटेट करना सबसे मुश्किल है ना। ये क्योंकि है 2 mr², ये क्योंकि है 3/2 mr², ये है mr², और ये है हाफ mr²। यहाँ तक क्लियर है क्या? कौन सा वाला एक्सप्लेन करना है अगेन? ओके, मैं सारे केस एक बार डिस्कस कर देता हूँ। देखो, सुनो ध्यान से कि ये हमारे पास थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, ठीक है। ये हमारे पास वो रिंग थी, हमने सबसे पहले आई वाई निकाल लिया था mr²। फिर हमने डायमीटर के अबाउट जब निकालना था तब हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाई, और आई डी हमारे पास आ गया हाफ mr², ठीक है। फिर हमने एक टेंजेंट लिया, वो रिंग डिस्क के प्लेन में, मान लो ये रहा ए बी। अब ए बी देखो एक एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के पैरेलल है, और उससे r डिस्टेंस पर है। तो हमको पता है कि ए बी इक्वल टू हो जाएगा सेंटर ऑफ मास। देखो जो आई एक्स है वो बेसिकली सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हाफ mr², और प्लस md²। तो d क्या है? दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस, जो कि यहाँ पर r है। तो हमने फिर यहाँ पर उसको कैलकुलेट किया तो 3/2 mr² आ गई। अब हमको अगर सी डी निकालना था, सी डी जो है वो इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर एक एक्सिस है। अब देखो प्लेन के परपेंडिकुलर वाई भी है, तो आई जो सी डी है वो वाई के पैरेलल होगी, और उससे कितनी डिस्टेंस पर है? आर पर। तो हमने आई सी डी जो निकालना है पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, अब की बार आई वाई प्लस md² करना है हमें। तो ये था हमारे पास mr² प्लस mr², ये हो गया हमारे पास 2 mr²। अभी भी देखो कोई डाउट है क्या? ओके। अब बाकी के केसेस में हम ड्राइव नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, जैसे दूसरा है हमारे पास डिस्क, ठीक है। तो ये हमने डिस्क ले ली, ये उसका वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये जेड एक्सिस, ठीक है। ये आर रेडियस और एम मास की डिस्क है। इसका अपने सेंटर से पास होने वाली और प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ mr², ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए, तो हम सारे केसेस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे हमको x के अबाउट निकालना है, तो x एक्चुअली में डायमीटर है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लग जाएगी। तो हमने सबसे पहले देख लिया y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr²। अब तुम्हें डायमीटर के अबाउट निकालना है,
तो आई एक्स प्लस आई जेड इक्वल टू आई वाई कर देंगे, तो ये हो गया आई डी प्लस आई डी इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर। तो डायामीटर के अबाउट हो जाएगा 1/4 एम आर स्क्वायर। अब अगर जैसे ये टेंजेंट के अबाउट निकालना है ए बी, तो हम आई ए बी कर देंगे। चलो आई ए बी तुम निकालो और आई सी डी भी तुम निकाल के देखो। सी डी ये रहा। इसके लिए ये 2 केस का करके देखो एक बार। तुम एक टेंजेंट है ए बी इज टेंजेंट विच इज इन द प्लेन ऑफ डिस्क। सी डी इज ऑल्सो अ टेंजेंट बट इट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिस्क। देखो आपने ट्राई कर लिया होगा, चेक करते हैं राइट है या रॉन्ग बताना है ना। तो ए बी, तुम देखो ए बी जो है वो जेड के पैरेलल है और उससे आर डिस्टेंस पर है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे हम। आई जेड जो कि है 1/4 एम आर स्क्वायर डायमीटर के अबाउट प्लस एम आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5/4 एम आर स्क्वायर। और आई सी डी ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, ये है हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर। समझ में आ गई बात। तो ये हमारे पास डिस्क है, डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट हाफ एम आर स्क्वायर, डायामीटर के अबाउट 1/4 एम आर स्क्वायर, एक टेंजेंट जो इसके प्लेन में हो 5/4 एम आर स्क्वायर, टेंजेंट जो प्लेन के परपेंडिकुलर हो 3/2 एम आर स्क्वायर। चेक करें, कोई डाउट है तो बताएं, और राइट है तो लिखेंगे राइट, रॉन्ग है तो बताएंगे रॉन्ग। ये था डिस्क। इसके बाद है हमारे पास थर्ड केस में एक रॉड। तो ये हमारे पास रॉड, ठीक, एक मिनट, तो हम एक रॉड ले लेते हैं। ये रॉड हो गया हमारे पास, इसका मास m है और लेंथ इसकी l है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं हम y एक्सिस हो गया, ये मान लेते हैं हम x एक्सिस हो गया, और ये z एक्सिस हो गया, ठीक है। अब देखो रॉड का ये जो है इसके सेंटर ऑफ, ये इसका सेंटर ऑफ मास है ना। इसका मतलब यहाँ पर लेंथ l/2 है और यहाँ पर लेंथ l/2 है। तो इसका y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी इसके सेंटर से पास होने वाली और इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर 1/12 ml² होता है। अब ये पता होना चाहिए तो तुमको इससे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और एक और बात, आई जेड के अबाउट भी इतना ही होगा, और आई एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0, क्योंकि इसी एक्सिस पर रखी हुई है। और तुम इसके एक एंड से जाती हुई एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हो। मान लो ए बी इस रॉड के एक एंड से जाने वाली एक्सिस है, तो आई ए बी इक्वल टू, ये देखो वाई एक्सिस के पैरेलल है, प्लस एम l/2 तो 1/12 ml² प्लस ml²/4 सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1/3 ml²। तुम्हें बेसिकली ना 2 चीज़ें ध्यान रखनी है रॉड के केस में। एक रॉड, उसके सेंटर से और उससे परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 ml² होता है, और किसी एक एंड से जाती हुई एक्सिस के अबाउट 1/3 ml² होता है। यहाँ पर क्लियर है बात, रॉड का केस क्लियर है।
नेक्स्ट है हमारे पास स्फीयर। हॉलो, हॉलो मतलब अंदर से खोखला होगा या थिन शेल बोल दे, ठीक है ना, अंदर से खाली है, आर रेडियस और एम मास का। अब इसके सेंटर से जाती हुई या डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो 2/3 mr²। अब तुम टेंजेंट के अबाउट निकाल सकते हो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा करके, लेकिन इतना ध्यान रख लेना 5 स्फीयर, लेकिन ये सॉलिड है, पूरा फिल्ड है, और इस एक्सिस के अबाउट निकालना है ना, ये पूरा भरा हुआ है। इसका रेडियस आर और मास एम हो तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट होता है 2/5 mr²। ये दो ध्यान रखना। अब जैसे अगर ये टेंजेंट के अबाउट निकालने को बोले तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो, 2/5 mr² प्लस mr² मतलब 7/5 mr²। अगर यहाँ पर पूछता टेंजेंट के अबाउट तो 2/3 mr² प्लस mr² मतलब 5/3 mr²। कोई डाउट हो तो बताएं। अब हमारे पास है सिलेंडर, 4 5 6। सबसे पहले हॉलो सिलेंडर ले लेते हैं। तो ये मान लो वो हॉलो सिलेंडर है, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये मान लो जेड एक्सिस, ठीक है। अभी हम मान लेते हैं कि इस सिलेंडर की रेडियस है आर, इसकी लेंथ हम एल ले लेते हैं, यहाँ पर l/2 है और उधर l/2 है, और मास m मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसका तुम अगर एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो तो ये एक रिंग, फैली हुई रिंग ही है एक्चुअली में, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट होता है mr²। और तुम आई वाई या आई जेड के अबाउट देखो, दोनों के इक्वल सेम आएगा। अब इसके अबाउट ये एक तरह की रॉड भी है और रिंग का डायामीटर भी है ना। तुम देखो वाई एक्सिस जो है वो रिंग का डायामीटर है, तो डायामीटर के हिसाब से देखो तो हाफ mr², रिंग का डायामीटर के अबाउट हाफ mr² होता है, प्लस ये रॉड का केस भी है तो 1/12 ml²। तो आई एक्स और आई जेड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो सिलेंडर का ऐसे निकलेगा। चेक करो यहां तक कोई डाउट। अगर हम सिलेंडर सॉलिड ले लें, ठीक है, ये सॉलिड सिलेंडर है हमारे पास, ये हो गई वाई एक्सिस, ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई जेड एक्सिस। ये मान लेते हैं एल लेंथ का है टोटल, ये इसकी आर रेडियस और एम इसका मास। देखो अगर एक्स एक्सिस के अबाउट निकालोगे तो देखो ये एक तरह का फैला हुआ डिस्क ही है, तो डिस्क का होता है हाफ mr², ठीक है। और तुम y या z एक्सिस के अबाउट अगर निकालो तो एक्चुअली में ये डिस्क का डायमीटर है, तो डायमीटर के अबाउट 1/4 mr²।
और ये एल लेंथ का रॉड भी हो गया, तो रॉड का इफेक्ट भी डाल देंगे हम इसमें। तो चेक करो, देखो यहाँ तक कोई डाउट है क्या? 8th देखो तुम, रेक्टेंगुलर लेमिना। लेमिना मीन्स एक थिन प्लेट जैसी मान लो तुम। तो हमारे पास एक लेमिना है। लेमिना बेसिकली 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए हम यूज़ करते हैं जनरली टर्म। तो भाई ये तुम्हारे पास वाई एक्सिस हो रही, ये तुम्हारे पास एक्स एक्सिस हो गई, और ये तुम्हारे पास जेड एक्सिस हो गई। ठीक है, लेमिना के डायमेंशंस हम डिफाइन कर लेते हैं। मान लो लेमिना की ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, और एम इसका मास हो गया ना। हमने इसको सेंटर, ये इसका लेमिना का सेंटर हो गया। ठीक, अब तुम अगर देखोगे एक्स एक्सिस के अबाउट, तो एक्स एक्सिस के अबाउट तुम्हें ये रॉड एक्चुअली में बी लेंथ का रॉड ही नज़र आएगा। तो हम इसको लिखेंगे 1/12 MB²। ठीक है, और तुम जेड एक्सिस के अबाउट अगर देखोगे इसको, तो तुम्हें ये एल लेंथ का फैला हुआ रॉड ही नज़र आएगा, 1/12 ml²। और अब देखो, अगर पैरेलल एक्सिस थ्योरम तुम लगाओ, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यहाँ पे सेट हो जाएगी, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल लेमिना है। और हम आई वाई को लिख सकते हैं आई एक्स प्लस आई जेड, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएं, तो 1/12 ML² प्लस B², ऐसा हो जाएगा। तो ये रेक्टेंगुलर लेमिना का केस हो गया। बस एक लास्ट एक क्वेश्चन हम और कर रहे हैं, और फिर क्लास आज का एंड करेंगे हम। एक क्वेश्चन हम और कर रहे हैं लास्ट। मान लो तुम्हारे पास एक स्फीयर था, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर मान लो आई है। अब मैंने क्या किया, इसमें से एक स्फीयर निकाल दिया काट करके, इसका रेडियस आर रहा होगा, तो ये मान लेते हैं R/2 रेडियस का हमने स्फीयर काट करके बाहर निकाल दिया। तो जो रिमेनिंग है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, वो हमको फाइंड आउट करना है। तो मैं तुम्हें थोड़ी सी देर दे रहा हूँ सोचने के लिए, एक बार सोच करके देखो। सुनो ध्यान से, इसको अप्रोच कैसे करोगे। अगर रिमेनिंग पोर्शन और ये निकाला हुआ स्फीयर एक साथ रखोगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्फीयर का, ये सॉलिड स्फीयर है ना, 2/5 mr² हो जाएगा। तो यानी रिमेनिंग प्लस ये निकाले हुए का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन दोनों को जोड़ोगे तो 2/5 mr² आता है, तो रिमेनिंग का निकल जाएगा। देखो आसान है, वेरी इजी। क्या करो, जो तुमने निकाल दिया इसका पोर्शन, ये इसका, अभी देखो एक और चीज, अभी हमको मास दिया हुआ नहीं है। पूरा कंप्लीट स्फीयर होता तो उसका वॉल्यूम होता हमारे पास 4/3πr³, उसका मास है m। यूनिट वॉल्यूम का मास हो जाता है, यानी वॉल्यूम मास डेंसिटी। अब ये जो रिमेनिंग है, इसका वॉल्यूम कितना है, 4/3πr/2 का क्यूब। तो m/4/3πr³ इंटू 4/3πr³/8, ये कैंसिल हुआ, तो m/8। तो तुमने जो निकाला पोर्शन, अगर इस पूरे का मास m रहा होता,
तो निकाले हुए पोर्शन का हो जाता m/8 और जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग का m-m/8 मतलब 7/8m। ठीक है, तो ये जो है इसका इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता 2/5 m/8 mr स्क्वायर। तो देखो इस स्फीयर का अपने सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर इतना होता। अब लेकिन पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी लगाओ तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस दोनों के बीच की डिस्टेंस इनटू m। तो भाई ये तुम्हारे पास बन जाएगा 2 से 2 टाइम्स कट कर दो तो mr स्क्वायर बाय 80 प्लस mr स्क्वायर बाय 4, या इसको और सॉल्व कर लोगे तो 80 एलसीएम आ जाएगा mr स्क्वायर 1 प्लस 21, तो ये हो जाएगा 21/80 mr स्क्वायर। तो ध्यान से समझें, इस रिमेनिंग पोर्शन का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 21/80 mr स्क्वायर। तो अगर मैं देखो रिमेनिंग प्लस ये 20 जो रिमूव पार्ट है, अगर मैं रिमेनिंग और रिमूव पार्ट को साथ में रखूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर जो कि I दिया हुआ है इतना होता है। तो रिमेनिंग इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर माइनस रिमूव्ड। ठीक है, इसको भी हमने 2/5 mr स्क्वायर माना है। ठीक है, तो इसमें से देखो mr स्क्वायर कॉमन निकाल लो, एलसीएम हो जाएगा 80, तो 32 माइनस 21, तो ये हो जाएगा भाई कितना हो गया 1 और 2 1 11/80 mr स्क्वायर। लेकिन अगर mr स्क्वायर को तुम यहाँ से देखो तो 5i/2, तो अपन एक काम करते हैं यहाँ पे लिखेंगे 11/80 इंटू 5i/2, तो 5 तो हो जाएगा 11/32i। तो इसका आंसर है 11/32i। अब हालांकि स्फीयर तो तुमको ये लंबा पड़ जाएगा, 1 मिनट में नहीं होगा, लेकिन वो डिस्क दे सकता है, इस तरह का कोई क्वेश्चन दे सकता है। तो तुम्हें कॉन्सेप्ट समझनी बेसिकली हमने किस कॉन्सेप्ट का यूज़ किया। कोई डाउट हो तो बताएं, अदरवाइज आज की क्लास हम यहीं पर एंड करेंगे। तो हम एक बार देख लेते हैं आज हमने कहाँ तक कर लिया कंप्लीट। रोटेशनल काइनेमेटिक्स हो गया, रिजिड बॉडी हो गया, सेंटर ऑफ मास ऑफ ग्रेविटी हो गया, मोशन हो गया, कंजर्वेशन हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, थ्योरम हो गई, ये हो गया सारा, रेडियस ऑफ जायरेशन भी हो गया। अब हमको टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम और ये सारी चीज़ें करना है, तो कल की क्लास में करेंगे हम इसको। ठीक है, तो हम क्लास एंड कर रहे हैं आज।